हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हम फिजिक्स में अपने टारगेट 2021 को आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। ये इसका 9th नंबर का लेक्चर है। इससे पहले इसके 8 लेक्चर्स आ चुके हैं। आप उनको विजिट करिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए और इस वीडियो पर आइए ताकि हम अगले टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। आज हम लोग को पढ़ना है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं तो उस पर टॉर्क कितना अप्लाई होगा, ये हमें आज यहाँ देखना है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पीछे के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, उनको विजिट करिए और वहाँ पर इसको समझने की कोशिश करिए। और टॉर्क के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्लास 11th का टॉपिक है तो थोड़ा फटाफट इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया जाए। जैसे एक बात समझिए, अगर आपके पास कोई एक लीनियर बॉडी है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक रॉड है, आयरन रॉड है जिसका लेंथ L मीटर है, इस पर हम एक फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स F है, F1। ये फोर्स जिस लाइन में लग रहा है, इस लाइन को लाइन ऑफ एक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ एक्शन। समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक चौक है और ये चौक वो रॉड है जिस पर हम एक फोर्स पुश कर रहे हैं। अगर इसको मैं सपोर्ट ना दूँ हाथ से, तो आप समझ सकते हैं कि ये पुश करने वाला फोर्स इस चौक को कहाँ ले जाएगा? नीचे ले जाएगा। और जिस स्ट्रेट पाथ पर मैं, जिस डायरेक्शन में इस फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ, उस डायरेक्शन में जो लाइन जा रही होगी उसे लाइन ऑफ एक्शन कहा जाता है। मान लीजिए इसी लाइन ऑफ एक्शन पर हम एक और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई कर दें, और वो क्या है? F2। अगर यहाँ पर पहला चांस हम देखते हैं, इफ़ F1 इज इक्वल टू F2, अगर यहाँ पर F1 की वैल्यू F2 के बराबर हो तो आपको कोई भी मोशन देखने को नहीं मिलेगा। इस चौक को ऊपर से पुश करिए नीचे जाएगा, नीचे से पुश करिए ऊपर आएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों उंगलियों को ज़रा देखने की कोशिश करिए, मैं इसको काफ़ी प्रेस कर रहा हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो वो कभी भी आपको मोशन नहीं दे पाएंगे, है ना? ठीक, क्योंकि फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा कि मैं इस पर लाइन ऑफ एक्शन को बदलने जा रहा हूँ, है ना? ये सेंटर है, इसका पकड़ लिए, और अब मैं इसके लाइन ऑफ एक्शन से हटने जा रहा हूँ। और जब मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो देखिए क्या करना शुरू कर देता है? रोटेट करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस को डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर अप्लाई करें, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर कैसे अप्लाई किया जाता है? तो देखिए, जैसे यही बॉडी था L, इस पर एक फोर्स आप F1 इधर अप्लाई कर रहे हैं और एक फोर्स F2 इधर अप्लाई कर रहे हैं। ये आपका F1 का लाइन ऑफ एक्शन है और ये आपके F2 का लाइन ऑफ एक्शन है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अब की बार सेम नहीं है, अलग अलग है। और जब आप दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस को अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पर अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको रोटेशनल मोशन देखने को मिलेगा। और इसी कपल फोर्स को हम लोग टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क। टॉर्क एक ऐसा फोर्स होता है जो कपल फॉर्म में लगता है और वो बॉडी के अंदर रोटेशनल मोशन डेवलप करता है। एक बात हमेशा याद रखिए, लीनियर मोशन के लिए आपको हमेशा अनबैलेंस फोर्स चाहिए होगा। और अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर दोनों उंगलियों से प्रेस किया था तो सेम लाइन ऑफ एक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा था, ये बैलेंस फोर्स था। यहाँ कोई मोशन नहीं दिखा सकता है। मैं नीचे वाली उंगली को हटा लूँ तो ये दबाने की वजह से नीचे जाएगा, क्योंकि अब ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस हो चुका है। इसको बैलेंस करने वाला ये फोर्स हटा लिया गया है। तो बैलेंस फोर्स किसी भी चीज़ को आपका ट्रांसलेशन मोशन कर दिखा सकता है। यानी कि किसी को अगर आपको ट्रांसलेशन मोशन में लेकर आना है, उसको डिस्प्लेस करना है, तो आप ट्रांसलेटरी मोशन के लिए अनबैलेंस फोर्स को अप्लाई करेंगे। और अगर आप रोटेशनल मोशन चाहते हैं तो आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना है, लेकिन उनको सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं लगाना है, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पर लगाना है। तो वो क्या करना शुरू कर देंगे? रोटेट करना शुरू कर देंगे। ये जो कपल ऑफ फोर्स रोटेशनल मोशन डेवलप करता है,
इसी को टॉर्क कहा जाता है। और टॉर्क निकालने के लिए आपको सिंपली एक फार्मूला बताया जाता है कि टॉर्क का फार्मूला होता है कपल फोर्स में से किसी एक फोर्स को ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उन दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस जो 90 डिग्री बनाता हो फोर्स के साथ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप रख देंगे F इंटू आर, ठीक। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लेकर चलेंगे। तो थोड़ा ये सीन याद रखिए, 11th की चीज़ है, हमने फटाफट थोड़ा समझने की कोशिश की है। इन्हीं फार्मूलों को यूज़ कर अभी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल समझना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क समझना है। तो इसको थोड़ा बस ध्यान में रखिएगा, है ना, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर कर लेते हैं। लेट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट -q and +q कूलम ऑफ चार्ज placed at 12 meter from each other. If we place this dipole in uniform electric field of capital E न्यूटन पर कूलम। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, ज़रा समझिए। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है न्यूटन कूलम एट, ये भी मान लीजिए एट थीटा डिग्री। तो हमने क्या क्या कंसिडर किया है ज़रा ये देख लीजिएगा। हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन सेम हो, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम हो और उनके बीच का गैप भी सेम रहे। अब क्योंकि मैं कोई मेज़रमेंट कर बना नहीं रहा हूँ तो थोड़ा गैप इधर उधर हो सकते हैं। आप कॉपी में जब बनाइएगा तो उसमें लाइंस का डिस्टेंस क्या होता है, एकदम यूनिफॉर्म होता है। तो आपके कॉपी में आसानी से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने दिखा दिया। और यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस किया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोगों ने माना है कि एक चार्ज आपका -q कूलम का है और एक चार्ज आपका +q कूलम का है, जबकि इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 12 मीटर। और इसको हम लोगों ने किस एंगल पर प्लेस किया है, थीटा डिग्री पर, ठीक। अच्छा, इस डायग्राम में कुछ चीज़ें हमें अपने तरफ से एडजस्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अगर हम इस चार्ज से एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे की तरफ ले आएं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, है ना, और इस चार्ज से एक हॉरिजेंटल लाइन लेकर आएं तो देखो यहाँ वाला एंगल क्या होगा, 90। और थोड़ी आप अगर ज्योमेट्री लगाएं तो ये थीटा है, तो इसे भी क्या होना पड़ेगा, थीटा डिग्री होना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक का सिचुएशन है। और अगर आप थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा लें तो आपको देखिए थीटा है, ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में आपसे कहूँ कि मुझे परपेंडिकुलर का डिस्टेंस बता दो, तो देखो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो साइन थीटा आपका साइन थीटा रहेगा, परपेंडिकुलर को आप x मान लीजिए और हाइपोटेनियस आपका क्या है, 2l है। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2l इंटू साइन थीटा। तो देखिए ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा आपका 2l टाइम्स साइन थीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू, ठीक। तो डायग्राम में ये हो गया। इसके बाद अगली चीज़ जो हमें यहाँ समझनी है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा है तो उस चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। कैसे, तो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस के लिए जनरेट होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वहाँ ऐसे दिखाया गया है तो इस तरफ कोई प्लस होगा और यहाँ कोई क्या होगा, माइनस।
आपने ऐसे डाइपोल रखा है, जरा समझिएगा, यहाँ डाइपोल आपने रखा है, वो प्लस क्यू कूलम का चार्ज है, ये माइनस क्यू कूलम का चार्ज है। तो ये प्लस वाला प्लेट इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाला इसको रिपेल करेगा, कुल मिलाकर इस पर टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। ये प्लस वाला प्लेट इस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, कुल मिलाकर टोटल फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में आएगा। तो यानी कि इस प्लस क्यू कूलम पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F, और इस पर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में F, जहां पर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि डाइपोल की शर्त होती है कि दोनों चार्जेस सेम होने चाहिए, और दोनों को आपने एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन से फॉर्मूला पढ़े थे, E इक्वल एफ बाई क्या आपका Q, तो यहाँ से फोर्स इक्वल क्या हो जाएगा, Q इंटू E, क्योंकि दोनों का चार्ज भी Q है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम है, तो दोनों पर फोर्स F भी क्या लग रहा होगा, सेम लग रहा होगा। भाई देखिए, अगर आप ये सोचें कि माइनस Q पर कितना फोर्स लग रहा है, तो आप फॉर्मूला रखेंगे Q इंटू क्या आपका E। प्लस Q पर कितना लग रहा है, तो प्लस Q का भी मैग्नीट्यूड Q ही है, और उसको भी आपने E वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में ही क्या किया है, प्लेस किया है। यानी कि दोनों पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, सेम, तो हमें उसे F1 या F2 कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इस डायग्राम को आप ढंग से फिर से समझ लीजिए। आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माना था, जिसमें आपने एक डाइपोल जो कि माइनस Q और प्लस Q कूलम से बना था, जिसके बीच का डिस्टेंस 2L मीटर था, उसको आपने थीटा डिग्री के एंगल पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया था। बाकी के थोड़े सिचुएशंस हमने अपने तरफ से क्रिएट किए, और ये फोर्स लगेगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस क्या एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स। प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों ने फोर्स एक्सपीरियंस किया है। ये ज्योमेट्री वाला पार्ट हम अपनी तरफ से कर लाए हैं, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की आगे जरूरत पड़ने वाली है। अभी आपको टॉर्क का फॉर्मूला बताए थे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसीलिए मैंने उसको पहले से वहाँ पर क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, ताकि जब हमें यूज़ करना पड़े तो हम उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग जरा अपने आगे के काम को प्रोसीड करते हैं। हमने अभी तक ये माना है कि हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा डिग्री के एंगल पर रख चुके हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज डाइपोल हैव चार्जेस सो दे एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो फोर्स इक्वल चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये फोर्स उन दोनों पर लगेगा। दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस बाई बोथ माइनस Q एंड प्लस Q चार्ज। तो ये फोर्स दोनों चार्जेस द्वारा क्या किया जाएगा, एक्सपीरियंस किया जाएगा। अब आप खुद थोड़ा सोच कर देखिए, हम यहाँ पर डाइपोल का रेफरेंस इस चौक से ले लेते हैं। ये डाइपोल यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे, है ना। अब डाइपोल यहाँ पर अगर रखा हुआ है इस तरीके से आपके सामने, ये प्लेस्ड है, और देखिए इस पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, मेरी तरफ, है ना। यहाँ पर इस पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट पर मेरी तरफ लग रहा है, और अपर पॉइंट पर मुझसे दूसरी तरफ लग रहा है। ये देखिए मेरा उंगली इसको इधर पुश कर रहा है, और नीचे वाला इधर। तो जैसे ही आप ऐसा काम करेंगे, ये देखिए क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। इसमें क्या आ जाएगा, टॉर्क डेवलप हो जाएगा। यानी कि ये दोनों, क्यों अच्छा टॉर्क यहाँ डेवलप हुआ है, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि इस डाइपोल पर दो इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगे हैं, और उससे भी ज़रूरी बात यह है कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर है। ठीक, तो ये जो फोर्स है ये क्या लगाएगा, कपल फोर्स बनाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज बोथ चार्ज एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन डिफरेंट line of action, so we can say that a torque
डेवलप ऑन डाइपोल। तो यहाँ पर डाइपोल पर टॉर्क डेवलप होगा, और उस टॉर्क का फार्मूला क्या बताए थे अभी आपको? टॉर्क का फार्मूला होता है, देखो टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाउ इक्वल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए टॉर्क इक्वल क्या हो जाएगा, फोर्स आपका क्या है, वो है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी आप यहाँ कह दीजिए x, फोर्स की वैल्यू यहाँ क्या रखी जाएगी, Q टाइम्स E, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए क्या दिख रहा है, 2L साइन थीटा। इस फॉर्मूले को थोड़ा अपने हिसाब से सेटअप करिए, Q इंटू 2L और आपका E साइन थीटा। बट हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि Q टाइम्स 2L को डाइपोल मोमेंट P कहा जाता है, देयरफॉर टॉर्क इक्वल क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L की जगह पर क्या आ जाएगा, PE साइन थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क का क्या है, फार्मूला है। ठीक, देखिए ये जो टॉर्क है, उस टॉर्क के फार्मूले में डाइपोल मोमेंट आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया है और एंगल आया है। ठीक, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। ठीक, तो आप डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन दिखा दीजिए, ये वेक्टर p का डायरेक्शन है। अब अगर आप डायग्राम से देख पा रहे हो तो ये जो एंगल थीटा है, इन रियलिटी में ये डाइपोल मोमेंट p और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों के डायरेक्शन के बीच में बनने वाला एंगल है। तो हमें ये ज़रूर लिख लेना चाहिए कि फॉर्मूले में कौन क्या है, ताकि आगे रेफरेंसेस के लिए हम इन सब चीज़ों को अच्छे से याद रख पाएँ। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वेयर टाउ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक टॉर्क। तो टाउ को इलेक्ट्रिक टॉर्क कहा जाता है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर होगा, और P को डाइपोल मोमेंट कहा जाता है, इसका यूनिट कूलम मीटर होता है। E को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है और इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है ना। और थीटा क्या है ये ज़रूरी है समझना, वो P का जो वेक्टर फॉर्म होता है। देखिए वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, तो ये तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन थीटा इस P के डायरेक्शन, वेक्टर P या एंगल बिटवीन वेक्टर P, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E। अच्छा, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और उनके साथ साइन थीटा है। दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर साइन थीटा के साथ हो तो वो क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने पढ़ा होगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB कॉस थीटा होता है, और वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल होता है AB साइन थीटा। दो वेक्टर्स का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा के साथ लिया जाता है। तो पक्की बात है टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकेंगे वेक्टर टाउ इक्वल वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसके मैग्नीट्यूड यानी कि स्केलर फॉर्म में आप टाउ बराबर P साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, और ये इसका क्या हो गया, स्केलर फॉर्म हो गया। इस फॉर डेरिवेशन में कौन कौन क्या है ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको ये चीज़ें क्या करेंगी, हेल्प आउट करेंगी, और आप इसको ईजिली क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। इस फार्मूले पर बेस जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे आपको लिंक में इसका DPP मिल जाएगा, उसको आप सॉल्व करिएगा और इसके क्वेश्चंस क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। एक बार आप इसको फटाफट समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, हम लोग फिर आगे की चीज़ पर प्रोसीड करते हैं। इलेक्ट्रिक टॉर्क के बाद जो हमें टॉपिक देखना है, चलिए, तो इलेक्ट्रिक टॉर्क के बाद हम लोग को यह समझना है कि किसी डाइपोल को रोटेट करने में हमें वर्क करना पड़ता है। अब वर्क क्यों करना पड़ता है, उससे पहले ज़रा
हम टॉर्क के कुछ स्पेशल कंडीशंस को समझ लेते हैं तो वर्क को समझने में थोड़ी आसानी होगी। वो स्पेशल सिचुएशन क्या हो सकते हैं, तो यहीं साइड में ही आप इसी के साथ नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला सिचुएशन देखिए, इफ़ थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो थीटा अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, आप फार्मूला लगाएंगे टाउ इक्वल पी साइन थीटा, पी साइन थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो पूरा मल्टीप्लिकेशन ही क्या आ जाएगा 0। यानी कि अगर आपका थीटा 0 हो तो आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं होगा। ठीक, हम जरा तीनों सिचुएशन देख लें तो इस बात को जरा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक, सेकंड पॉइंट जरा समझिएगा, इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे टाउ इक्वल पी साइन थीटा और यहाँ पर आप लिखेंगे पी साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि टाउ की वैल्यू आ जाएगी P टाइम्स E और ये टाउ की मैक्सिमम वैल्यू है। जो मैक्सिमम टॉर्क लग सकता है वो इससे ज़्यादा नहीं लगेगा एक गिवन डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और तीसरी सिचुएशन, इफ़ थीटा इक्वल 180 डिग्री, अगर आप थीटा 180 रख दें तब क्या होगा, तब इस सिचुएशन में टाउ की वैल्यू हो जाएगी P साइन थीटा और PE आप यहाँ रखेंगे साइन 180। साइन 180 भी 0 होता है, यानी कि टॉर्क क्या हो जाएगा आपका टोटल में 0। तो कहने का मतलब क्या है, ज़रा आप समझिए। मतलब ये है कि अगर आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में अलाइन हो, यानी कि आपके P का डायरेक्शन, देखिए 0 डिग्री कब बनेगा ये भी समझ लीजिए ज़रा। देखिए ये P का डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर आप डाइपोल को ऐसे रख दीजिए, मतलब P का डायरेक्शन भी इधर हो जाए, सेम किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि डाइपोल ऐसे रखा हुआ हो, तो इस सिचुएशन में आपका जो इलेक्ट्रिक टॉर्क लगेगा वो 0 लगेगा। मतलब आपको इसको रोटेट कर कर ऐसे लाना है। आप जब रोटेट कर कर इसको लाएंगे तो प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, माइनस चार्ज इधर आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। आप थीटा 0 लेंगे और इस कंडीशन में आपका कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके डाइपोल को रोटेट नहीं करना चाहेगा। चलिए अगला सिचुएशन ये है कि 90 कब होगा, जब प्लस चार्ज ऊपर की तरफ हो और माइनस नीचे की तरफ हो और देखो इनके बीच का एंगल 90 बने, तो उस कंडीशन में सबसे तगड़ा टॉर्क लगेगा और ये रोटेट कर कर जल्दी से भाग आएगा कहाँ, इसी के डायरेक्शन में। जैसे ही 0 होगा, देखो 90 है, 90 पर टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, तो टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करना शुरू करेगा। ये रोटेट कर कर लगातार इसका एंगल डिक्रीज करता रहेगा और एक टाइम आएगा कि ये 0 डिग्री पर आ जाएगा, टॉर्क खत्म हो जाएगा। तो यहाँ के टॉर्क का नेचर क्या लग रहा है, आप ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रिक टॉर्क की ड्यूटी ये है कि वो डाइपोल को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाकर छोड़ दे। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो आ गया तो आपका इलेक्ट्रिक टॉर्क वहाँ ख़त्म हो जाएगा, वो वहाँ से हट जाएगा और उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी और एंगल पर होंगे तो घुमाकर वापस से आपको कहाँ लाना चाहेगा, 0 डिग्री पर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक, अच्छा अगर 180 पर ले जाएं, 180 का मतलब क्या है, इसको पलट कर रख दीजिए, मतलब प्लस चार्ज इधर की तरफ हो, माइनस चार्ज इधर की तरफ हो, दोनों सिचुएशन में ये चीज़ यहाँ मेंटेन रहे। और अब इस कंडीशन में आपका यहाँ पर क्या सिचुएशन होगा, तब भी कोई आपका इलेक्ट्रिक टॉर्क नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में अलाइन है, यानी कि उसी के लाइन में है, चाहे प्लस किस तरफ भी हो माइनस किस तरफ भी हो, आपके इलेक्ट्रिक टॉर्क को कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, उसको रोटेट नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक टॉर्क तुरंत एक्शन में आ जाएगा अगर आपने 0 या 180 के अलावा कोई भी एंगल वहाँ सेटअप किया, तो तुरंत उसको घुमाकर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये नेचर होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कि वो डाइपोल पर तभी इलेक्ट्रिक टॉर्क लगाता है, तभी इलेक्ट्रिक टॉर्क अप्लाई करता है जब वो आप 0 या 180 के अलावा किसी एंगल पर रखेंगे। ठीक, तो
तो ये बात क्लियर रखिएगा। इन 3 सिचुएशंस पर आपको आगे वर्क का कंडीशन देखने को मिलेगा। हमने ये कहा है कि आगे हम लोग को इलेक्ट्रिक टॉर्क पढ़ना है, तो देखो इलेक्ट्रिक वर्क पढ़ना है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में हमें वर्क करना पड़ता है। क्यों वर्क करना पड़ता है? क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक टॉर्क की ये आदत होती है या ये कंडीशन होती है कि ये हमेशा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाना चाहता है। तो अगर आप उसको रोटेट कर कर अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक टॉर्क के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। अपनी तरफ से एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई आपका अपोज करता है तो उसके अपोज को खत्म करने के लिए आपको अपनी तरफ से क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। चलिए ये चीज पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए अगली चीज हम लोग को देखना है, देखिए अगला टॉपिक जो हमें देखना है वो है वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक वर्क है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, हम यहाँ मानते हैं लेट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल of -q and +q coulomb having distance of 12 meter placed in a uniform electric field of E Newton per coulomb एट थीटा डिग्री। तो सबसे पहला सिचुएशन हम यहाँ मानेंगे कि हमने एक यहाँ छोटा सा एक डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि अभी जस्ट हम डेरिवेशन कर कर आए हैं। तो इस डायग्राम को अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो आप पीछे वाला टॉपिक देख लीजिए, है ना, ठीक, रिवर्स कर कर। तो यहाँ पर हमने एक डाइपोल रख दिया है -q का और +q का, और इनके बीच का डिस्टेंस 2l है और इसको थीटा डिग्री पर रखा गया है। ये देखने में थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा, लेकिन जस्ट अभी पीछे आए हैं, इसका डायग्राम क्लियरली बना है, वहीं जाकर आप देख सकते हैं। रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को रिवर्स कर लीजिए और देखिए क्योंकि आपने यहाँ थीटा डिग्री पर रखा है तो हम यहाँ के ये लिख सकते हैं एज डाइपोल प्लेस्ड at theta degree, so it experience electric torque एक्सपीरियंस करेगा। कितना करेगा? तो इलेक्ट्रिक टॉर्क लगेगा यहाँ पर, क्योंकि एंगल पर रखा है तो इसका डाइपोल मोमेंट अगर P होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो साइन थीटा के साथ ये आ जाएगा। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। हम यहाँ लिखेंगे now we rotate this dipole by d theta degree। d थीटा का मतलब बहुत छोटा सा एंगल हमने एक रोटेट कर देखा, मतलब ये ऐसे रखा था तो उसको बहुत हल्का सा हमने रोटेट कर दिया, एकदम छोटे से एंगल से, है ना, ठीक। d थीटा डिग्री फॉर विच रिक्वायर्ड वर्क डन इज। तो इस d थीटा डिग्री को घुमाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो एंगल छोटा है तो वर्क भी छोटा करना पड़ेगा, और टाउ टाइम्स d थीटा, क्योंकि इसी टाउ के अगेंस्ट हमें वर्क करना है। थोड़ा इस चीज़ को समझ लीजिए यहाँ बड़े से डायग्राम में, ताकि आपको ये बात क्लियर हो। मान लीजिए यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, यहाँ पर आपने एक डाइपोल रखा, ये डाइपोल आपका -q और ये +q और -q से बना हुआ है। ये एंगल पर है तो ये क्या करेगा? रोटेट कर कर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोटेट कर कर कहाँ लाने की कोशिश करता है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, हम तो इसको क्या करना चाहते हैं? रोटेट। तो आप एक बात समझ लीजिए कि एक टॉर्क तो इस पर पहले से लग रहा है जो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाना चाहता है, और अगर अब आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आपको उस रोटेटिंग टॉर्क जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है
उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको नीचे लाना चाहता है और आप उसको रोटेट करेंगे तो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, और उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपको वर्क भी करना पड़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ अप्लाई किया है, आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई न्यूटन पर कूलम का लिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक टॉर्क जनरेट कर चुका है, और इस इलेक्ट्रिक टॉर्क के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा अगर आप उसको रोटेट कराना चाहते हैं। तो अगर डी थीटा से मैंने इसको रोटेट किया तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू टाइम्स या टाउ टाइम्स डी थीटा। ठीक, इसी टाउ के अगेंस्ट मुझे वर्क करना है। चलिए, अब बात यह है कि ये तो छोटा सा वर्क हो गया, लेकिन मान लीजिए कि आप किसी एक बड़े एंगल के लिए इसको निकालना चाहते हैं, है ना। लेट वी रोटेट दिस डाइपोल फ्रॉम θ1 to θ2 डिग्री। हम मान रहे हैं कि हम इस डाइपोल को θ1 से θ2 डिग्री तक क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो तब हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, हम यहाँ लिख लें, देन रिक्वायर्ड वर्क डन शुड बी। तब रिक्वायर्ड वर्क डन क्या होगा, तो सबसे पहले हम डायग्राम दिखा देते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल रखने वाले हैं, और उस डाइपोल को हम अलग अलग सिचुएशंस में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। मान लीजिए कि ये पहला एंगल बन रहा है θ1, और यहाँ से आप इसको रोटेट करा लाए हैं कहाँ तक, θ2 तक। तो आप θ1 से θ2 ले गए हैं। पहले ये डाइपोल θ1 पर रखा था और अब रोटेट करा कर आप कहाँ लाए हैं, θ2 पर लेकर आए हैं। ये आपका -q था, +q और -q और +q। तो इस तरीके से आप θ1 से θ2 तक उसको क्या कर ले गए हैं, रोटेट कर ले गए हैं। देयरफॉर आपने यहाँ लिख दिया है कि रिक्वायर्ड वर्क डन क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो एक बात समझिए, मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि अगर आपको एक छोटे से वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ जाना है तो आप इंटीग्रेशन का सहारा लीजिए, ठीक है ना। हम भी यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे, शुड बी। तो हम यहाँ लिखेंगे लाइन चेंज कर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए, इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है ये आपके पास। तो इक्वेशन सेकेंड का आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ टाइम्स डी थीटा। यहाँ लिमिट किसका है, वर्क का है। स्टार्टिंग में जब आप रोटेट किए ही नहीं होंगे तो वर्क 0 किए होंगे, और θ डिग्री θ1 से θ2 तक ले जाने में आपको W जूल का वर्क करना पड़ा है, हम ये एज्यूम कर चलते हैं। और एंगल कहाँ से कहाँ तक आप चेंज कर रहे हैं, तो वो चेंज हो रहा है θ1 से θ2 तक, ठीक। फिर हम यहाँ नीचे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से टाउ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। चलिए, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग टाउ की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ देखिए, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, W होगा, लिमिट लगा है उसके ऊपर 0 से W तक, इंटीग्रल θ1 से θ2, और टाउ की वैल्यू PE sin थीटा डी थीटा, ठीक। तो देखिए, अगला स्टेप आपका अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट। तो W माइनस हो जाएगा 0 इक्वल, देखिए P तो रोटेशन में कांस्टेंट ही रहेगा। आप अगर डाइपोल को रोटेट भी करते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप लेकर चलें, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, ना ही इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, क्योंकि चार्जेस तो चेंज हो नहीं रहे हैं। इस रोटेशन में सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, एंगल। और देखिए, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन उसी पर्सन का हो सकता है जो विद रिस्पेक्ट टू किसी एक वैल्यू के चेंज हो रहा हो। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में चेंज होना है, डी थीटा के रिस्पेक्ट में, और डी थीटा के रिस्पेक्ट में सिर्फ थीटा ही चेंज हो सकता है, पी और ई नहीं।
और जो चेंज नहीं हो सकते उनको इंटीग्रेशन में रहने का हक भी नहीं, तो पी और ई क्या हो जाएंगे आपके बाहर, पी टाइम्स ई आपका बाहर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ θ1 से लेकर θ2 तक आपका साइन थीटा डी थीटा वैल्यू आ जाएगा, ठीक। W-0 आपका W होगा और P टाइम्स E हो जाएगा। और अगला स्टेप साइन थीटे का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट इस पर लगा है θ1 से θ2, तो ये तो हो गया आपका माइनस P, माइनस साइन आप कॉमन ले लीजिए। और अगला स्टेप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिए, तो देखिए कॉस और एक बार थीटा की जगह पर अपर लिमिट, तो θ2 माइनस कॉस एक बार थीटा की जगह पर लोअर लिमिट θ1। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा PE कॉस θ1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि कॉस θ2। ये आपके किसका फार्मूला आ जाएगा, वर्क डन का। अगर आप θ1 से θ2 तक रोटेट करते हैं तो ये यूनिट जो होगा वो होगा जूल, क्योंकि वर्क है। तो θ1 से θ2 तक रोटेट करने के लिए आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। W बराबर P cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, कई बार आपको ये θ1 दिया ही नहीं जाता है, मतलब ये मानकर चला जाता है कि ये यहाँ पर अलाइन था और यहाँ से आपने रोटेट करना शुरू किया है, तो उस कंडीशन में θ1 0 लिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर लिख लें इफ़ θ1 इज़ 0, क्वेश्चन में अगर आपको एक ही एंगल दिया जाए, कहे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट 15 न्यूटन या 15 कूलम मीटर है, जिसे 10 न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, और उसे 60 डिग्री तक रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो मतलब एक ही एंगल दिया है, इस सिचुएशन में θ1 0 होता है और θ2 को गिवन एंगल के बराबर ले लो, मान लेते हैं अभी θ डिग्री है, तो देयरफॉर तब उस सिचुएशन में वर्क क्या हो जाएगा, W इक्वल PE कॉस θ1 की वैल्यू क्या है 0 माइनस कॉस θ2 की वैल्यू क्या है थीटा। कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है 1, तो फार्मूला आपका हो जाएगा PE कॉस 0 आपका हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका क्या हो गया W। अगर आपको सिर्फ एक ही एंगल गिवन हो तो यूनिट जूल। तो इस तरीके से आपका ये वर्क का फार्मूला आ जाएगा। ये दो एंगल्स के लिए क्वेश्चन में अगर दो एंगल दिए रहेंगे तो ये फार्मूला यूज़ करिएगा, और एक एंगल दिया रहा तो 1 माइनस कॉस थीटा यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा मान लीजिए कि आप 0 डिग्री से इसको 90 डिग्री तक घुमाते हैं, तो 90 डिग्री के लिए कॉस सेकेंड जो होगा वो क्या रख देंगे 90, कॉस 90 0 होता है, और 1 माइनस 0 1 होगा, यानी कि WP आ जाएगा। अगर आप 180 डिग्री घुमाते हैं तो कॉस 180 यहाँ रखेंगे, कॉस 180 की वैल्यू -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2PE हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप रोटेट करने के लिए वर्क जो रहेगा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अलग अलग एंगल्स के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको DPP में मिल जाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। आज के टॉपिक को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब एक सिर्फ टॉपिक आपका बचा हुआ है इस चैप्टर में, तो 9 लेक्चर हो चुके हैं और इसके बाद इसका 10th लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कहेंगे 10 लेक्चर तो एक चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा है, पर आप अगर ध्यान से देखें तो कोई भी लेक्चर आधे घंटे या 45 मिनट से ज़्यादा का नहीं है ना। आप चाहें तो 2 से 3 दिन के अंदर एक चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर ख़त्म कर सकते हैं। आप 2 से 3 वीडियो एक लेंथ में आराम से देख सकते हैं, और अगर आप आराम से देखकर 2 से 3 दिन के अंदर एक लेक्चर कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और आप यकीन मानिए कि इन 10 लेक्चर्स को आप एक साथ देखकर न्यूमेरिकल सॉल्व करिए इस चैप्टर के, या अच्छे क्वेश्चंस पिकअप करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड DPP सॉल्व करिए, जो उसके सॉल्यूशंस को भी हम इंक्लूड कर आपको दे दिया करेंगे DPP के साथ ही। तो प्रैक्टिस करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए तो इतना देखते हैं, अगला हम लोग कल देखा जाएगा।